हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो सोल सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। एसएससी जेई मेंस 2023 के लिए स्पेशल डिजाइन की गई सीरीज है और आज का जो सेशन है इसमें हम आईसी इंजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले भी कुछ सेशंस आप लोगों ने देखे होंगे आईसी इंजन के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने कवर किए और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। और अगर इसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हो, तो इसके लिए हमारी जो एप्लीकेशन है AEC प्लस, इसके एप्लीकेशन पर ऑलरेडी एक बैच डिजाइन है, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच। ये जो बैच है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 अक्टूबर से। इस बैच के अंदर आपको लगभग 200 प्लस आवर्स के लेक्चर्स मॉड्यूल्स मिलेंगे, जिससे आप आपके सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। साथ में 3000 प्लस क्वेश्चंस के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, जिससे आप आपकी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है काफी अच्छे क्वेश्चन है, गेट ES लेवल के क्वेश्चन से। साथ में इस बैच के अंदर आपको 100 प्लस टेस्ट भी देखने को मिलेंगे और सभी सेशन की आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आईसी इंजन का लेक्चर नंबर 6 है और इस सेशन में हम मेनली कंबसन और इमिशन से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉक्स इन ए स्पार्क इग्निशन इंजन। देखिए, नॉक्स की अगर मैं बात करूं तो इट्स द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के फॉर्मेशन के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है यहाँ पर। पहला, हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर है तो नॉक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और देखिए, नाइट्रोजन कंबाइन होता है किससे? ऑक्सीजन से। तो सेकंड जो कंडीशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, नाइट्रोजन जो एटम है वो नाइट्रोजन डिसोसिएट हो जाता है और ऑक्सीजन से क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन करता है। और केमिकल रिएक्शन कब कर पाएगा? जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी। तो ये दो सुटेबल कंडीशन होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं हाई टेम्परेचर आपको कब देखने को मिलेगा? हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा जब स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो होगा। स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो मतलब प्रॉपर कंबशन होगा। तो अगर पूछा जाता है कि एसआई इंजन में नॉक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी कब मैक्सिमम रहेगी, तो स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। इसीलिए जनरली हम या तो आइदर लीन मिक्सचर या रिच मिक्सचर का यूज करते हैं एसआई इंजन में। अगर आपने प्रॉपर कंबशन अगर होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो नॉक्स के फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? पहला है स्टेटमेंट इनकम्प्लीट कंबशन। नहीं, इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होगा, कंप्लीट कंबशन पर ये देखने को मिलेगा। सेकंड है हाई टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। यस, दोनों स्टेटमेंट जो है क्या है, करेक्ट है। हाई टेम्परेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों कंडीशन में नॉक्स की टेंडेंसी, नॉक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इन दोनों को आपको इसमें आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको कुछ एग्जोस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। और यहाँ पर लिस्ट। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा हो ऑफसेट एनालिसिस अपन करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑफसेट ऑपरेटर्स हम किसके लिए यूज करते हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो ऑफसेट ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं ड्राई एनालिसिस के लिए। ड्राई एनालिसिस किसका? ड्राई एनालिसिस CO2 का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। इसके लिए हम यूज करते हैं ऑफसेट ऑपरेटर्स। तो ये बी का मैच किससे होगा? 5 से होगा। बी का तो हमें पता चल गया 5 से होगा। ए का किससे मैच होगा? ए क्या है? CO2। तो CO2 के लिए KOH सॉल्यूशन यूज करते हैं अपन। तो 2 का मैच, ए का 2 से मैच होगा। 2 5 कहीं पर दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है 2 5। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यस, अमोनिकल प्लस क्लोराइड हम यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो सी का 4 से मैच होगा। और डी का किससे मैच होगा? डी क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए अल्कलाइन पायरोगैलोन यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। तो डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी का मैच किससे होगा? 1 से होगा। तो ये मैं लास्ट सेशन में भी आपको बता चुका हूँ
इन सब के बारे में, और वापस से ये मैच द कॉलम के टर्म्स में आ गया है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट किसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर CO2 के लिए ध्यान रखें KOH, और वहीं पे अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आप ध्यान रखें अमोनिकल क्विप्रस क्लोराइड, और ऑक्सीजन के लिए अल्कलाइन पायरोगैलोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हमें पता चल गया, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, व्हेन अ सॉलिड फ्यूल आर बर्न द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द फ्यूल बाय फ्लू गैस बाय वॉल्यूम इज अबाउट। तो देखिए नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द फ्लू गैस बाय वॉल्यूम, तो नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है काफी ज्यादा होता है, तो ये किसके अराउंड होता है, लगभग 80% के आसपास होता है, ये ध्यान रखें। ये डायरेक्टली आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो फ्लू गैसेस में नाइट्रोजन कंटेंट होता है, देखिए नॉर्मली एयर को हम सप्लाई करते हैं कंबसन के लिए तो 79-77%, बाई वॉल्यूम अगर हम बात करें तो बाई वॉल्यूम 77%, 79% तो नाइट्रोजन होता है। बाकी अगर फ्यूल में भी अगर नाइट्रोजन है तो वो लगभग 80% के आसपास बन जाता है, तो ये वैल्यू आप डायरेक्टली याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, क्या बोल रहा है, इन ऐसा इंजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्यूल विथ इंक्रीजिंग डिटोनेशन टेंडेंसी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्यूल विथ इंक्रीजिंग डिटोनेशन टेंडेंसी, तो देखिए ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं इन केस ऑफ ऐसा इंजन। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग ध्यान रखें, पैराफिन, ओलेफिन, नेप्थिन एंड एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो होते हैं बेस्ट फ्यूल होते हैं ऐसा इंजन के लिए, और पैराफिन जो होते हैं वो बेस्ट फ्यूल होते हैं सीआई इंजन के लिए। तो बेस्ट फ्यूल जो होता है ऐसा इंजन के लिए, वो वर्स्ट फ्यूल होता है किसके लिए, सीआई इंजन के लिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है इन ऐसा इंजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्यूल विथ इंक्रीजिंग डिटोनेशन टेंडेंसी। इंक्रीजिंग डिटोनेशन टेंडेंसी, तो पैराफिन में सबसे ज्यादा डिटोनेशन होगा, उसके बाद में ओलिफिन्स में होगा, उसके बाद में नेप्थिन्स में होगा, सबसे कम होगा एरोमेटिक में। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ओके, एरोमेटिक में सबसे कम, और पैराफिन अगर आप यूज करते हो, ये दोनों जो है पैराफिन ओलिफिन जो है ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन, और ये जो है क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। और इन दोनों में भी आपस में क्या डिफरेंस है, पैराफिन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड इसका मतलब, और ओलेफिन जो है वो अनसैचुरेटेड है। और इसी तरह यहाँ पर भी नेप्थिन जो है ये सैचुरेटेड है, और एरोमेटिक जो है ये अनसैचुरेटेड है। ये भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द प्रोडक्ट ऑफ द कंबसन इंश्योर दैट। अगर देखिए नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब नाइट्रोजन आएगी कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। तो कंबसन के लिए आपने एटमॉस्फेरिक एयर को अगर यूज करोगे तो ही आपको प्रोडक्ट में नाइट्रोजन देखने को मिलेगी। तो देख लीजिए ऑप्शन, कंप्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फ्यूल अकर, ड्राई प्रोडक्ट ऑफ कंबसन आर एनालाइज, या एयर इज यूज फॉर द कंबसन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एयर इज यूज फॉर द कंबसन। अब देखिए कंप्लीट कंबसन हो या नहीं हो उससे कुछ तो मतलब है ही नहीं। नाइट्रोजन अगर आप एयर यूज कर रहे हो तो नाइट्रोजन तो आपको देखने को मिलेगी मिलेगी, कंप्लीट कंबसन हो या इनकम्प्लीट कंबसन, क्योंकि नाइट्रोजन तो पार्टिसिपेट करती नहीं कंबसन रिएक्शन में। तो कम एयर यूज करो, ज्यादा एयर यूज करो तो नाइट्रोजन तब भी मिलेगी। तो उससे हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि कंप्लीट कंबसन है या इनकम्प्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन के लिए ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे वहां पर कि कंप्लीट कंबसन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 106, द ग्राफ shown in the given figure represent the emission of a pollutant from an SI engine for different fuel air ratio. The pollutant in the question is, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ का इमिशन हमें यहाँ पर बता रखा है कि इस तरह से इमिशन हो रहा है, और इक्विवेलेंस रेशियो यहाँ पर हमें दिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और ये वॉल्यूम और परसेंटेज दिया है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नॉक्स का जो इमिशन होता है वो मैक्सिमम कब होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर ज़्यादा कब होता है, जब स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो होता है। स्टोइकियोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो मतलब ये 1 की वैल्यू। तो इस केस में आप देख सकते हो
कि ये जो ग्राफ होगा ये किसका होगा, डेफिनेटली नॉक्स का होगा, क्योंकि अगर रिच मिक्सचर है तो भी टेम्परेचर कम रहेगा, लीन मिक्सचर है तो भी टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो उस केस में नॉक्स के फॉर्मेशन के चांसेस जो रहेंगे वो कम रहेंगे, क्योंकि पीक टेम्परेचर जो डेवलप होगा वो कम होगा। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, ध्यान रखें, नॉक्स का है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाकी आप इन दूसरे पॉल्यूटेंट के भी कर्व आप ध्यान रखें। देखिए एयर फ्यूल रेशियो की बात चल रही है यहाँ पर, तो ये बाकी दूसरे पॉल्यूटेंट के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है। अगर एक लिमिट से ज़्यादा रिच मिक्सचर है तो भी वहाँ पर इनका इमिशन होगा, और एक लिमिट से कम अगर वहाँ पर एयर फ्यूल रेशियो की बात है तो भी यहाँ पर ये इधर कम होगा, क्योंकि इधर रिच मिक्सचर है। एयर फ्यूल रेशियो है ना, तो एयर फ्यूल रेशियो कम है मतलब रिच मिक्सचर, दिस इज फॉर रिच मिक्सचर। और ये इधर क्या होता जा रहा है, एयर फ्यूल रेशियो बढ़ता जा रहा है मतलब लीन मिक्सचर। तो लीन मिक्सचर में भी ये जो वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। लीन मिक्सचर में भी ये वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। रिच में भी ज्यादा रहेगी, इधर रिच है और इधर क्या है, लीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज ड्यू टू। देखिए हायर एंड लोअर हीटिंग वैल्यू मतलब ये बात चल रही है हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबसन से जो एनर्जी निकलती है, हमें जो एनर्जी मिलती है उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखिए जो कंबसन का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं H2O और साथ में CO2, ये कंबसन का प्रोडक्ट होता है कंप्लीट कंबसन के बाद में। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को अगर हम स्केप कर देते हैं, स्केप कर देते हैं, तो जो हीट हमें मिलती है उस हीट को हम बोलते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। अगर इसको हम रूम टेम्परेचर पर, जो भी वोलेटाइल प्रोडक्ट होता है इसको अगर हम रूम टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करा लेते हैं, हीट को निकाल लेते हैं, तो वो कहलाती है हमारी हायर कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आंसर करना है। हीट कैरिड बाय द स्टीम फ्रॉम द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फ्यूल। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्यों होता है ये हमसे पूछा गया था। हीट कैरिड बाय स्टीम फ्रॉम द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फ्यूल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेंसिबल हीट कैरिड अवे बाय द फ्यूल गैसेस, ऐसा भी नहीं। हीट कैरिड अवे बाय द स्टीम फ्रॉम द कंबसन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का अगर कंबसन होगा तो हमें क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। और ये H2O जो है क्या होता है कि ये हीट लेकर चला जाता है, हीट लेकर चला जाता है। तो इसकी वजह से लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और हायर कैलोरीफिक वैल्यू में डिफरेंस होता है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू में ये जो हीट होती है इसको भी हम ऐड कर देते हैं, इसके पास जो आपका सेंसिबल लेटेंट हीट होगा, उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन जो रहेगा वो भी हम साथ में इसमें कंसिडर कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ओनली सी। ओनली सी मतलब सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए डिफरेंस इन द हायर एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इज द लेटेंट हीट ऑफ द मॉइस्चर, नॉट ए सेंसिबल हीट। ये याद रखिए, सेंसिबल हीट नहीं, लेटेंट हीट। ओके, जो हाइड्रोजन का कंबसन होगा और वो जो हीट को कैरी करके लेके जाएगा उसकी हीट के डिफरेंस की वजह से हायर और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सॉरी, क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में गैजेट्स अंडरगोइंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और लिस्ट 2 में क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट रिमेन कांस्टेंट। तो वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पर वो लिस्ट 2 में दे रखा है, और वहाँ पर लिस्ट 1 में वो गैजेट्स के नाम आपको दिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर का एप्लीकेशन क्या होता है, ये कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। किसकी कैलोरीफिक वैल्यू, ये या तो फ्यूल हमारा सॉलिड होगा या फ्यूल हमारा कैसा होगा, लिक्विड होगा। तो इन दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज वर्क ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो यहाँ पर ए का मैच किससे होगा, 3 से होगा। ए का मैच किससे होगा, 3 से होगा। इसी तरह से जंकर गैस कैलोरीमीटर अगर पूछा जाता है तो ये आपका गैसेस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, एंड इट वर्क ऑन ए कांस्टेंट प्रेशर। तो सी का मैच किससे होगा, 1 से होगा। 3 1 3 1 3 तो यहाँ पर भी है और 1, तो आंसर तो हमें पता चल गया 3। अच्छा 1 यहाँ पर आना चाहिए, सॉरी। तो 3
1। तो बी का मैच किससे होगा? 4 से। बिल्कुल। एग्जॉस्ट गैस कैलोरीमीटर से हम क्या निकालते हैं? जो एग्जॉस्ट होता है उसकी हीट निकालते हैं, तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पर क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो बी जो रहेगा वो 4 से मैच होगा। डी किससे मैच होगा? 2 से मैच होगा। थ्रोटलिंग गैलोरीमीटर में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, ये आप ध्यान रखें। थ्रोटलिंग प्रोसेस से ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पर एंथैल्पी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। कंसीडर द फॉलोइंग इमिशन ऑफ एन आईसी इंजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नॉक्स एंड पार्टिकुलेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द फोटोकेमिकल स्मोक। देखिए फोटोकेमिकल स्मोक आपको देखने को मिलता है जब हाइड्रोकार्बन और नॉक्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3। 2 and 3 है क्या कहीं पर? यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो फोटोकेमिकल इसमें क्या क्या होगा? हाइड्रोकार्बन और नॉक्स in presence of sunlight. Yes, 2 and 3 will be the combination of hydrocarbon and NOx in the presence of sunlight and certain atmospheric condition produce photochemical smoke. Produce photochemical smoke. चलिए क्वेश्चन नंबर 110। Which of the following gases fuel does not have different higher and lower calorific value? देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने कराया था डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, याद है? तो ऐसा फ्यूल यहाँ पर देख लीजिए जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और इसका हायर कैलोरीफिक वैल्यू दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर उस क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दोगे। मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन, इन सब के अंदर हाइड्रोजन होता है, तो डेफिनेटली इन सब की हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इसकी हायर एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू दोनों क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 क्या बोल रहा है? यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट है और बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑक्टेन रेटिंग ऑफ गैसोलीन इज बेस्ड ऑन आइसोऑक्टेन एंड एन हेप्टेन फ्यूल विच आर पैराफिन। बिल्कुल करेक्ट है। तो आइसोऑक्टेन और एन हेप्टेन जो है वो क्या है? रेफरेंस फ्यूल है और दे आर पैराफिन। और इसी से हम क्या निकालते हैं? ऑक्टेन रेटिंग, परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन टू द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन प्लस परसेंटेज ऑफ एन हेप्टेन। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टेट्रा इथाइल लेड इज एडेड टू गैसोलीन टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर। ये टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड, इसको हम यूज करते हैं एज ए एडिटिव। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पहला सही है, दूसरा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तो आंसर आपका बहुत सारे हो सकते हैं। देखते हैं अभी। मतलब आपका ये यहाँ पर डी लिखा हुआ है ना, यहाँ पर कुछ और। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इथाइलिन डाइब्रोमाइड इज एडेड एज ए स्कैवेंजिंग एजेंट टू रिमूव द लेड डिपॉजिट ऑन द स्पार्क प्लग। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इथाइल डाइब्रोमाइड को हम यूज करते हैं जो स्पार्क प्लग पर लेड का डिपोजिशन हो जाता है जो कि पॉइजनस होता है, उसको रिमूव करने के लिए इथाइल डाइब्रोमाइड का यूज करते हैं ऐसा इंजन के लिए। सरफेस इग्निशन नीड नॉट नेसेसरी कॉज नॉकिंग। देखिए सरफेस इग्निशन जरूरी नहीं है कि वो नॉकिंग का कारण हो। सरफेस इग्निशन का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे कि कहीं पर सरफेस पर हॉट स्पॉट बन गया, वहां से कंबसन चालू हुआ, तो जरूरी नहीं कि वो नॉकिंग का कारण हो। तो बिल्कुल सही है, चारों स्टेटमेंट सही हो, चारों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर जो होगा क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 112। यहाँ पर भी हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, बताना कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? रिसाइकलिंग एग्जॉस्ट गैसेस विथ इनटेक इंक्रीजेस इमिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द इंजन। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि नॉक्स फॉर्मेशन जो होता है, नॉक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम बहुत सारी मेथड का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहली मेथड होती है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो एग्जॉस्ट गैस को रिसर्कुलेट करने से क्या होगा?
पहले से ही अगर हम जो नया फ्रेश चार्ज आ रहा है उसमें क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा तो पीक टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए, रिसाइकलिंग एग्जॉस्ट गैसेस विथ इनटेक इंक्रीजेस इमिशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द इंजन। बिल्कुल गलत बात है। ये तो हम एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन जो हम करते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के इमिशन को कम करने के लिए करते हैं ना। यहाँ पर तो बोल रहा है कि एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन हम करेंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का इमिशन जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। कम होगा ना, क्योंकि पीक टेम्परेचर जो डेवलप होगा वो कम होगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहला गलत है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब दूसरा तो सही है। फिर भी पढ़ लेते हैं। When the carburetor throttle is suddenly open, बिल्कुल, the fuel air mixture lean out temporarily causing engine stall। देखिए क्या होता है, एकदम से अगर आप एक्सीलेटर देते हो, एकदम से अगर आप एक्सीलेटर देते हो तो थ्रोटल वॉल्व खुल जाता है। थ्रोटल वॉल्व खुल जाता है तो एयर की डेंसिटी कम होती है, एयर की वेलोसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो एयर चली जाती है कंबसन चेंबर के अंदर, फ्यूल जो है वो पीछे रह जाता है। फ्यूल का वेट होता है, इनर्शिया होता है, इस वजह से इंजन वहां पर स्टार्टिंग में क्या होने लगता है, बंद होने लगता है। एकदम से अगर आप एक्सीलेटर दे दोगे तो इंजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है क्या है, करेक्ट है। थर्ड और फोर्थ में आपको अब देखना है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड ऑन ए कार्बोरेटर इज टू इंक्रीज द एंटायर पार्ट थ्रोटल ऑपरेशन। यस, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इंजन जो है उसको एक हाइट पर लेके जाते हो तो एयर फ्यूल रेशियो जो होता है, एयर फ्यूल रेशियो जो होता है, इट इज लाइकली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ एयर। और डेंसिटी हाई एल्टीट्यूड पर डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। डेंसिटी अगर कम होगी तो एयर फ्यूल रेशियो जो होगा क्या होगा, कम होगा। एयर फ्यूल रेशियो अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मिक्सचर है ये कैसा मिक्सचर बन जाएगा, रिच मिक्सचर बन जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो 2 एंड 3 करेक्ट है, तो आंसर तो हमें मिल गया। 4 जो है इनकरेक्ट है, देख लेते हैं। यूज ऑफ मल्टीपल वेंचुरी सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल टू ऑब्टेन हाई वेलोसिटी एयर स्टीम व्हेन द फ्यूल इज इंट्रोड्यूस इन द मेन वेंचुरी थ्रोट। कार्बोरेटर हम पढ़ते हैं तो अगर एक से अधिक मल्टीपल वेंचुरी अगर हम यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, हाई वेलोसिटी एयर स्टीम मिलेगी क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक से अधिक यूज करने का हमारा पर्पस ये होता है ताकि रिच मिक्सर चला जाए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ही होगा। 2 एंड 4 जो स्टेटमेंट है, 2 एंड 3 जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन वी हैव अ फोर्थ स्टेटमेंट। देखिए आईसी इंजन से डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आसान नहीं है। जब स्टेटमेंट आ जाते हैं, 3-4 स्टेटमेंट आ जाते हैं तो फिर हर कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल डीपली पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। देखिए क्या है, मोटर गैसोलीन इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन विथ ए मेजर प्रोपोर्शनल बिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए गैसोलीन की बात चल रही है तो गैसोलीन में डेफिनेटली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो है क्या है, करेक्ट है। सेकंड, कंप्रेस नेचुरल गैस इज मेनली ए कंपोज ऑफ मीथेन, बिल्कुल सही है। जो सीएनजी होता है, सीएनजी में मेन जो कंस्टिट्यूट होता है वो मीथेन का ही होता है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड, प्रोड्यूसर गैस हैज ए प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोजन विथ लेसर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए यहाँ पर जितना हाइड्रोजन होता है ना, प्रोड्यूसर गैस के अंदर जितना हाइड्रोजन होता है उतना ही कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। यहाँ पर बोला गया है कि प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कम है, गलत है। और बल्कि नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन जो होता है सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। आपको प्रोड्यूसर गैस का कंपोजिशन पता होना चाहिए, जो कि मैंने आगे बताया हुआ है, आप उसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सीटेन नंबर ऑफ फ्यूल यूज इन अ डीजल इंजन इन इंडिया इन द रेंज ऑफ 80 to 90, बिल्कुल गलत है। 40 से लेके 50 के बीच में होता है सीटेन नंबर। ये तो ऑक्टेन नंबर की रेंज बता दी इन्होंने। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। सही जो है 1 एंड 2 है। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए कंपोजिशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड 15 से 20%, हाइड्रोजन भी 15 से 20%, मीथेन जो होगी वो 2 से 6% और CO2 7 से 10%, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 40 से 50%। ये कंपोजिशन होता है प्रोड्यूसर गैस का, इसको आप ध्यान रखें। ओके, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, वी हैव
अगेन 4 स्टेटमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह अलग अलग इसके आंसर दे रखे हैं, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू आईसी इंजन इमिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, पहला स्टेटमेंट, इवोपरेटिव इमिशन हैव नो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए इवोपरेटिव इमिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका पेट्रोल गिर गया जमीन पर, तो उसमें क्या जो इमिशन होगा, अब वो उड़ जाएगा पेट्रोल, तो उसमें इमिशन में आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा कि नहीं होगा। देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो आपको कब देखने को मिलेंगे, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली ये भी नहीं होगा। और केमिकल रिएक्शन होगी तब तो कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलेगा, ये भी नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये आंसर नहीं होगा। ओके, ब्लो बाई इमिशन आर एसेंशियली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। देखिए ब्लो बाई लॉसेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी पिस्टन रिंग टूट गई है तो क्रैंक केस से जो ऑयल है वो चला जाएगा आपका कहाँ पर, सिलेंडर के अंदर। तो वो जो सिलेंडर के अंदर जो कंबसन का प्रोडक्ट है वो चला जाएगा क्रैंक केस के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं ब्लो बाई लॉसेस। तो ब्लो बाई लॉसेस में क्या बोल रहा है, एसेंशियली ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा नहीं, ब्लो बाई लॉसेस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे अनबर्न हाइड्रोकार्बन पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, गलत है, फॉल्स है। देखिए इवोपरेटिव इमिशन हैज नो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अंदर क्या होता है, जो वोलेटाइल मैटर होता है वो होता है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। एग्जॉस्ट इमिशन कंटेन 100% कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए बिल्कुल सही है। एग्जॉस्ट इमिशन के अंदर 100% पूरा 100 का 100% कार्बन मोनोऑक्साइड, 100% कार्बन मोनोऑक्साइड तो रहेगा ही रहेगा, और 100% ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी आपको देखने को मिलेंगे, और 50-55% हाइड्रोजन कार्बन इमिटेड बाय द इंजन, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, ट्रू है। तो 1 और 3 जो है ट्रू है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा, क्योंकि 2 जो है वो भी गलत है। देर आर नो सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एग्जॉस्ट, बिल्कुल गलत है, सस्पेंडेड पार्टिकल भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जॉस्ट के अंदर। तो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखें, 1 और 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉक रेटिंग ऑफ एसआई इंजन फ्यूल। रिगार्डिंग नॉक रेटिंग ऑफ एसआई इंजन फ्यूल, अब एसआई इंजन फ्यूल के बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए, हम आपको बताना है कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या, आइसो ऑक्टेन इज असाइन एज अ रेटिंग ऑफ 0 ऑक्टेन नंबर। आइसो ऑक्टेन जो होता है इसको 0 नहीं 100 ऑक्टेन नंबर दिया जाता है। नॉर्मल हेप्टेन इज असाइन ए रेटिंग ऑफ 100 ऑक्टेन नंबर, ये भी गलत है, 1 और 2 गलत है, तो 3 और 4 यहाँ पर ऑप्शन तो एक ही बचा। बाकी आइसो ऑक्टेन असाइन एज ए रेटिंग ऑफ 100 ऑक्टेन नंबर, ये सही है, नॉर्मल हेप्टेन को 0 दिया जाता है। ओके, इसी तरह से सीटेन नंबर में सीटेन को 100 और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन को कितना दिया जाता है, 0 दिया जाता है। और अल्फा मिथाइल नोनेन को कितना दिया जाता है, हेप्टा मिथाइल नोनेन को, जिसको हेक्साडेकेन बोलते हैं, उसको 15 दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोल रहा है, एग्जॉस्ट इमिशन वर्सेस एयर फ्यूल रेशियो कर्व फॉर ए पेट्रोल इंजन आर शोन इन द गिवन फिगर, द कर्व सी रिप्रेजेंट। तो ये कर्व सी रिप्रेजेंट किस इमिशन को करेगा, ये क्वेश्चन अपन पहले भी देख चुके हैं। तो ये रहेगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रहेगा। आपको पता है एयर फ्यूल रेशियो अगर मैक्सिमम होगा तो नाइट्रोजन का इमिशन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का इमिशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ। देखिए मैंने वहां पर बताया था बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वर्क करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के लिए यूज करते हैं। बाकी जंकर कैलोरीमीटर जो है, जंकर गैस कैलोरीमीटर, तो ये गैसेस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के लिए यूज करते हैं, गैसेस, ये आपको पता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, ऑफसेट ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्रोडक्ट ऑफ। देखिए ऑफसेट ऑपरेटर्स जो होता है ये ड्राई कंस्टिट्यूट के वॉल्यूम बेसिस एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। तो पहला क्या, ऑल कंस्टिट्यूट ऑफ फ्यूल नहीं, ऑल नहीं होगा, ओनली ड्राई कंस्टिट्यूट्स ऑफ
कंबसन बाय वॉल्यूम, बाय मास नहीं होगा, बाय वॉल्यूम होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा ऑफसेट अपरेटस के लिए। जिस तरह से कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए हम पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये ऑफसेट अपरेटस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर नॉक्स इमिशन फॉर फ्रॉम आईसी इंजन। नॉक्स इमिशन के लिए यहाँ पर चार स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट है, फॉर्मेशन ऑफ नॉक्स डिपेंड्स अपॉन द कंबसन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। कंबसन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो ही नॉक्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ नॉक्स डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कूलेंट यूज, कूलेंट पर भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, कूलेंट पर भी करेगा। ओके, अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ, क्योंकि कूलेंट पर टेम्परेचर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। exhaust gas recirculation is an effective means for control NOx। yes, EGR मेथड जो है बिल्कुल इफेक्टिव होता है, और साथ में EGR के अलावा एक और मेथड होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। तो EGR मेथड बिल्कुल इफेक्टिव होता है, ये ध्यान रखें, क्योंकि पीक टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देता है। एक्टिवेटेड प्लेटिनम इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ नॉक्स, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, एक्टिवेटेड प्लेटिनम की जगह यहाँ पर रोडियम यूज किया जाता है। रोडियम, कैटालिटिक कन्वर्टर में रोडियम को यूज किया जाता है नॉक्स के रिडक्शन के लिए। तो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, 1 2 3, मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उसमें सबसे पहले रोडियम की ही लेयर लगाई जाती है। तो रोडियम से क्या होगा, रोडियम से यहाँ पर इस नॉक्स का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये नॉक्स का रिडक्शन होगा, तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ये ऑक्सीजन जो है फर्दर आपका कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन में काम आ जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 मिल जाएगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर H2O और CO2 मिल जाएगा। तो इसीलिए जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है उसमें सबसे पहले लेयर लगाई जाती है किसकी, रोडियम की। कार्बन मोनोक्साइड को का ऑक्सीडेशन कौन करेगा, पैलेडियम, पैलेडियम। और हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कौन करेगा, ये प्लेटिनम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये रिडक्शन रिएक्शन है, और ये दोनों जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल गया। नेक्स्ट, एन इंजन यूजिंग ऑक्टेन एयर मिक्सचर as nitrogen, oxygen, carbon monoxide, CO2, H2O as a constitute of the exhaust gas. Which of the following can be considered? तो कंक्लूजन आपको बताना है। इमिशन के अंदर क्या है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, कार्बन मोनोक्साइड भी है, H2O भी। कार्बन मोनोक्साइड इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है, सीधी सीधी बात है। कार्बन मोनोक्साइड अगर है तो इनकम्प्लीट कंबसन, फिर सोचना ही क्या। सप्लाई एयर इज स्टोइकोमेट्रिक नहीं, सप्लाइंग मिक्सचर हैज इनकम्प्लीट कंबसन बिल्कुल हो सकता है। सप्लाई मिक्सचर इज रिच, रिच लीन का हम नहीं बोल सकते, इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबसन रिच होगा तब भी होगा, लीन होगा तब भी होगा, तो हम नहीं बोल सकते। चलिए, यस, इफ ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोक्साइड बोथ आर प्रेजेंट इन द ऑक्सेस देन इट शो द इनकम्प्लीट कंबसन इन आईसी इंजन, ये बात आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, which one of the following cannot be controlled by the three-way catalytic converter? तो थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हाइड्रोकार्बन के इमिशन को कंट्रोल किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। किससे रिएक्शन होगी यहाँ पर, प्लेटिनम से। कार्बन मोनोक्साइड के लिए पैलेडियम यूज करते हैं, नॉक्स के लिए रोडियम यूज किया जाता है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के इमिशन को कंट्रोल नहीं किया जाता है, किससे, थ्री वे कैटालिटिक कन्वर्टर से। तो आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन डी ही होगा। ओके, चलिए, तो ये टोटल 21 क्वेश्चंस देखे हमने इस सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, आगे और भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। और सेशन की PDF के लिए मस्ट ज्वाइन दिस पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप।
AEC प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो उसको जरूर मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।